जब मैं सिर्फ 7 साल का था तभी से मेरे दिमाग में एक अजीब सा ब्लैंक पेज मौजूद था। शुरुआत में मुझे लगा शायद यही मेरा गोल्डन फिंगर है, कोई ऐसी हिडन पावर जो एक दिन अचानक एक्टिवेट हो जाएगी। मैंने ना जाने कितने तरीके ट्राई किए लेकिन हर बार फेल हुआ और वो पेज कभी रिएक्ट ही नहीं करता था। फिर समय बीता और मैं कॉलेज पहुंच गया, लेकिन वहीं जाकर पहली बार उस पेज ने रिस्पॉन्स दिया। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की किताबों के पास गया, उस ब्लैंक पेज के अंदर हजारों बुलेटिन्स अचानक दिखाई देने लगी और सबसे डराने वाली बात यह थी कि उन सभी किताबों में सिर्फ मेरी ही कहानी लिखी हुई थी। शुरुआत में मैंने सोचा इतनी सारी किताबें पढ़ना इम्पॉसिबल है, इसीलिए छोड़ देने का मन बना लिया। लेकिन फिर मुझे एक ऐसी चीज का पता चला जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर मैं लगातार 3 दिन तक उन किताबों को ना पढूं तो मैं बोल ही नहीं पाता था, जैसे मेरी आवाज छिन जाती थी। मजबूरी में मैंने अपने पूरे 4 साल सिर्फ उन किताबों को खत्म करने में लगा दिए और आखिरकार ग्रेजुएशन तक आते आते वो पेज हमेशा के लिए गायब हो गया। मुझे लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों के साथ डॉर्मेट्री में खाना खा रहा था। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हुई और जैसे ही उसकी कुछ बूंदें मेरे ऊपर पड़ी, मुझे तुरंत महसूस हुआ कि इस बारिश में कुछ बहुत गलत है। नॉर्मली बारिश में भीगने पर डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ये बारिश बिल्कुल अलग थी। ना सिर्फ मेरे शरीर को आराम मिल रहा था, बल्कि सालों से जो अल्कोहल टॉलरेंस की प्रॉब्लम थी वो भी गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर हल्का और एनर्जेटिक हो गया हो। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज तब हुई जब मेरे दिमाग से गायब हो चुका वो मिस्टीरियस पेज फिर से वापस आ गया और इस बार उस पर सिर्फ 3 बड़े शब्द लिखे थे, इन द रश। उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये बारिश बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैंने तुरंत अपने दोस्तों वेनियान, युलियांग और श्याओजो को कहा कि हमें अभी इसी वक्त सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह पर जाना होगा। बाकी तीनों पहले तो मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश सच में काफी कंफर्टेबल लग रही थी। लेकिन जब उन्होंने मेरे चेहरे की सीरियसनेस देखी तो बिना ज्यादा सवाल किए मेरे साथ चल पड़े, शायद ग्रेजुएशन से पहले एक आखिरी क्रेजी एडवेंचर समझकर। लेकिन फिर वो बारिश लगातार रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती रही। लॉजिक के हिसाब से हमें तब तक थक जाना चाहिए था, लेकिन जितना ज्यादा समय बीत रहा था हमारी मेंटल स्टेट उतनी ही बेहतर होती जा रही थी। किसी को नींद नहीं आ रही थी, ना ही थकान महसूस हो रही थी। और जब हम वापस लौटने लगे तभी मैंने सड़क किनारे पेड़ों में कुछ अजीब नोटिस किया। जो पेड़ पिछली रात तक सूखे हुए लग रहे थे, उनमें अचानक नई पत्तियां उग आई थीं। तभी श्याओजो और युलियांग चिल्लाते हुए बोले कि ये बारिश सिर्फ हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई थी। यहाँ तक कि डेजर्ट और नॉर्थ पोल भी इससे नहीं बचे थे। ये सुनते ही मुझे और वेन्यन को तुरंत सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ गई। हमने बिना समय वेस्ट किए सुपरमार्केट जाने का फैसला किया, क्योंकि सारी स्ट्रेंज चीजें एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रही थी और वो था किसी बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ। मैंने साफ कहा कि अगर हम गलत भी निकले तो एक्स्ट्रा खाना कुछ सालों तक काम आ जाएगा, लेकिन अगर हम सही हुए तो यही सप्लाईज फ्यूचर सर्वाइवल की गारंटी बनेंगी। और जब हम सामान लेकर वापस लौट रहे थे तभी एक और शॉकिंग चीज सामने आई। युलियांग, जो पहले हमेशा कमजोर और बीमार रहता था, अब आराम से 40 किलो का पानी का बैरल उठा रहा था और हम बाकी तीनों बिना किसी एफर्ट के लगभग 200 किलो तक का सामान उठा पा रहे थे। साफ था कि ये सब उस बारिश का इफेक्ट था। फिर अगले 4 घंटे तक हमने अपने पास का लगभग सारा पैसा सप्लाईज खरीदने में खर्च कर दिया। बाकी दोस्त अभी भी डाउट में थे कि क्या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर लगातार बाहर की तरफ थी। कल तक जो घास कटी हुई थी वो आज हमारी थाइज तक पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि छोटे इंसेक्ट्स भी 2 से 3 गुना बड़े हो चुके थे। मैंने सबको पूछा कि क्या उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा कुछ देखा या सुना है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। फिर मैंने सभी को अपने फैमिलीज को कॉल करके सप्लाई स्टॉक करने के लिए कहा। धीरे धीरे पूरी दुनिया के लोग भी इन स्ट्रेंज चेंजेस को नोटिस करने लगे। सुपरमार्केट्स खाली होने लगे, कन्वीनियंस स्टोर्स लूटे जाने लगे और जिन लोगों ने उस पहली बारिश में खुद को भीगने दिया था उन्हें अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। लेकिन लोनगुओ में बारिश सुबह जल्दी हुई थी, इसीलिए वहां कंपैरेटिवली कम लोग भीग पाए थे। लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली बारिश के सिर्फ 18 घंटे बाद पूरी दुनिया में फिर से भारी बारिश शुरू हो जाएगी। और इस बार उसकी फीलिंग बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उसकी बूंदें शरीर पर पड़ी, तेज दर्द होने लगा। बारिश से एक अजीब फिशी स्मेल आ रही थी और सबसे डराने वाली बात यह थी कि इस बार मेरे दिमाग वाला पेज बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये दूसरी बारिश डेंजरस है। मैं तुरंत डॉर्मेट्री वापस भागा और अपने दोस्तों से कहा कि किसी भी हालत में इस बारिश में बाहर मत निकलना। ब्रदर चेनी बाकी क्लासमेट्स को वार्न करना चाहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया, क्योंकि मुझे पता था अब कोई हमारी बात नहीं मानेगा। सुबह से ही लोग हमें वियर्ड समझने लगे थे, जैसे हम पागल हों। और सच कहूं, उस वक्त तक मेरे पास भी सिर्फ गैसेज ही थी। मुझे डर था कि अगर मेरा अंदाजा गलत निकला तो बाकी लोग हमसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन तभी अचानक हमारे मोबाइल पर एक ऑफिशियल इमरजेंसी मैसेज आया। लोंगवो की तरफ से साफ वार्निंग दी गई थी कि लोग तुरंत बारिश से दूर हो जाए। स्कूल ब्रॉडकास्ट पर भी यही अनाउंसमेंट बार बार सुनाई देने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बहुत से लोगों ने इस वार्निंग को सीरियसली
डॉर्मेट्री लिया ही नहीं, उल्टा उन्हें लगने लगा कि सरकार जानबूझकर लोगों को रोक रही है ताकि वो स्ट्रांग ना बन सके। फिर रात बीत गई और सुबह करीब 5 बजे मैं अचानक एक डरावने सपने से उठ गया। आदत के मुताबिक लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन तभी पता चला कि बिजली जा चुकी है। बाहर पूरा अंधेरा था, जैसे दुनिया की सारी रोशनी किसी ने निगल ली हो। ब्रेकफास्ट के बाद धीरे धीरे आसमान साफ होने लगा और जब हमने बाहर का नजारा देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कैंपस कल तक खूबसूरत और जिंदा था, वो सिर्फ एक रात में बर्बाद वेस्टलैंड बन चुका था। पेड़ पौधे लगभग मर चुके थे, मेटल फेंसेस तक कोरोजन से गलने लगे थे और सबसे हॉरिफाइंग चीज ये थी कि पानी में कई लोगों की सड़ी हुई बॉडीज पड़ी थी। अपने ही क्लासमेट्स को इस हालत में देखकर डॉर्मेट्री के चारों लड़के काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उसी पल सबको अंदर से एहसास हो गया कि ये कोई नॉर्मल डिजास्टर नहीं, सच में दुनिया खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जब हम अभी इस शॉक से बाहर भी नहीं निकले थे, तभी तीसरे दिन की बारिश शुरू हो गई। इस बार ज्यादातर लोग डर के कारण बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें मेरे ऊपर पड़ी, मुझे तुरंत महसूस हुआ कि ये दूसरी बारिश जैसी डेंजरस नहीं थी। इसकी फीलिंग पहली बारिश से काफी मिलती थी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैं डॉर्मेट्री के बाकी तीनों लड़कों को लेकर बारिश में चला गया, जबकि बाकी स्टूडेंट्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करते हुए अपने रूम्स में छिपे रहे। शायद दूसरी बारिश के कोरोजन की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम्स खराब हो चुके थे, इसीलिए करीब 2 घंटे बाद जाकर फाइनली ऑफिशियल मैसेज आया। अनाउंसमेंट छोटा था, लेकिन उसके शब्दों में डेस्परेशन साफ महसूस हो रही थी। लोगों से कहा गया कि तुरंत इस बारिश में जाएं, लेकिन अगर बॉडी में डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो तुरंत बाहर निकल आएं। ऐसा लग रहा था जैसे देश के टॉप ऑफिशियल्स भी समझ चुके हों कि इंसानों के सामने अब तक का सबसे बड़ा खतरा खड़ा है और सरवाइव करने के लिए पूरी ह्यूमैनिटी को साथ आना पड़ेगा। उसी बारिश में मैंने एक और स्ट्रेंज चीज नोटिस की। जो सूखी घास पहले ऑलमोस्ट डेड लग रही थी, वो अब इनसेन स्पीड से बढ़ रही थी। दूसरी बारिश के बाद जो इंसेक्ट्स समहाउ सरवाइव कर गए थे, उनका साइज भी कई गुना बढ़ चुका था। दूर एक सिकेडा आधे इंसान जितना बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इंसानों में ऐसी कोई विजिबल म्यूटेशन नहीं दिख रही थी। फिर जब हम वापस डॉर्मेट्री लौटे, तब जाकर असली शॉक मिला। अगर पहली बारिश बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए थी और दूसरी बारिश सर्वाइवल सिलेक्शन थी, तो तीसरी बारिश इंसानों को एबिलिटीज देने आई थी। सबसे पहले बड़े भाई चेन यी ने अपना हाथ उठाया और अचानक उसके शरीर से एक भारी फोर्स निकली, जिसने कुछ ही सेकंड्स में सामने मिट्टी की आधी दीवार बना दी। वो बिल्कुल सॉलिड शील्ड जैसी लग रही थी। फिर शू जो ने अपनी हथेली खोली और उसके हाथों से लगातार पानी की एक स्ट्रीम निकलने लगी। उसकी कंट्रोल पावर इतनी क्रेजी थी कि वो पानी हवा में अजगर की तरह घूमने लगा। वहीं श्याओ युलियांग की एबिलिटी सबसे मिस्टीरियस थी। उसके मुताबिक उसकी पावर कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई सूटेबल कॉन्ट्रैक्ट टारगेट नहीं था, इसलिए वो उसे प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा था। और मेरी पावर्स तो सबसे अजीब निकली। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर 2 अधूरे एबिलिटीज मौजूद हों। पहली वो स्पिरिचुअल पावर थी जो दूसरी बारिश के बाद मिली थी, और दूसरी वो मिस्टीरियस पैनल जिसने मुझे 500 स्क्वायर मीटर का वर्चुअल स्टोरेज स्पेस अनलॉक करके दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट अभी बाकी था। अब मैं सिर्फ किसी इंसान को देखकर उसकी पूरी प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन देख सकता था। स्ट्रेंथ, कंडीशन, एबिलिटी, सब कुछ आंखों के सामने पैनल की तरह दिखाई देता था। और जब मैंने खुद को देखा, तब मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी उसी तरह सामने आ गई। उसी वक्त मैं खिड़की के पास गया और बाहर उड़ते हुए इंसेक्ट्स को देखते हुए मेरा चेहरा सीरियस हो गया। मैंने तुरंत बाकी तीनों से कहा कि सारे सामान को अभी मेरे वर्चुअल स्पेस में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि शायद हम ज्यादा समय तक इस स्कूल में नहीं रुकने वाले। ये सुनकर वेनयन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी सर्टेनिटी से ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया अब म्यूटेटेड इंसेक्ट से भरती जा रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि कंट्री जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद स्कूल ब्रॉडकास्ट पर नया अनाउंसमेंट आया। जियांगचेंग सिक्योरिटी ऑफिस तैयार हो चुका था और अगले दिन सुबह आर्मी प्रोटेक्शन के साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स को वहां शिफ्ट किया जाएगा। ये सुनकर हुआ रुओचेंग की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगने लगा कि मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन सच ये था कि ये न्यूज मुझे राहत नहीं दे रही थी, क्योंकि अगर इंसानों को अपनी फ्रीडम छोड़कर सिक्योरिटी शेल्टर्स में जाना पड़ रहा था, तो इसका मतलब बाहर का खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन शेल्टर जाने में अभी 1 दिन बाकी था और बाहर लगातार बड़े होते इंसेक्ट्स को देखकर मुझे लग रहा था कि सिर्फ इंतजार करना सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बाहर जाकर अपनी नई एबिलिटीज टेस्ट करनी चाहिए। जैसे ही मैंने ये आइडिया डॉर्मेट्री के बाकी लड़कों को बताया, सबके अंदर एक्साइटमेंट दौड़ गई और फिर उन्होंने सबसे पहले प्लेग्राउंड में मौजूद उस जायंट टोड को देखने जाने का फैसला किया। हालांकि वेनयान थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि पहले मैंने ही कहा था कि वो टोड पॉइजनस हो सकता है। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो बस एक गेस था, और अगर वो सच में पॉइजनस निकला तो शायद हमारे लिए वो भी बुरा डील नहीं होगा। मैंने जैसे ही बाकी तीनों भाइयों की तरफ देखा, श्याओ युलियांग अजीब तरीके से मुझे घूरने लगा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने तो अभी तक ये भी नहीं कहा था कि हम उस जायंट टोड को प्रोवोके करने वाले हैं। लेकिन
लेकिन अगले ही पल उसे अचानक कुछ समझ आया और वो घबराकर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसे लगने लगा कि शायद मैं उसे ही उस जायंट टोड के पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने भेजने वाला हूँ। घबराहट में उसने तुरंत मना करना शुरू कर दिया। वैसे भी उस टोड को देखकर ही उसका एपिटाइट खत्म हो चुका था, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास था कि अगर वो क्रीचर सच में पॉइजनस हुआ तो शायद उसकी पावर बेहद डेंजरस और यूजफुल हो सकती है। बस यही सोचते सोचते उसका सिर घूमने लगा। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, इसलिए मैंने बात बदल दी और कहा कि अगर उसे पसंद नहीं है तो पहले किसी और टारगेट को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद हम चारों डॉर्मेट्री से बाहर निकल गए, लेकिन बाहर का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया किसी हॉरर मूवी में बदल चुकी हो। चारों तरफ घना फॉग फैला हुआ था और विजिबिलिटी मुश्किल से 50 मीटर तक थी। जमीन पर घास इतनी तेजी से उग रही थी कि पूरा रास्ता जंगल जैसा लगने लगा था। बीच बीच में कुछ म्यूटेटेड इंसेक्ट्स अचानक घास से बाहर निकलकर हम पर अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन फिलहाल उनमें सिर्फ साइज और सिर का बदलाव था, इसीलिए वो ज्यादा डेंजरस नहीं लगे। लेकिन हमारी ये सोच ज्यादा देर नहीं टिकी। बाहर निकले मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे कि हमारे सामने पहली असली मौत जैसी प्रेजेंस आकर खड़ी हो गई। थोड़ा आगे एक लगभग 3 मीटर लंबा जायंट मैंटिस खड़ा था। उसकी रूबी जैसी लाल आंखें फॉग के अंदर चमक रही थीं और सामने निकले दोनों ब्लेड जैसे पंजों से ठंडी किलिंग ऑरा निकल रही थी। लेकिन असली डर तब लगा जब मैंने उसका इन्फॉर्मेशन पैनल देखा। उसके तीनों बेसिक एट्रीब्यूट्स हम चारों से कहीं ऊपर थे, और ये सब तीसरी बारिश के सिर्फ 6 घंटे बाद हो रहा था। उसी पल मेरे दिमाग में एक चिलिंग थॉट आया, अगर अभी इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में दुनिया किस लेवल की नाइटमेयर बन जाएगी। मैंने तुरंत उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बाकी तीनों के साथ सिंक्रोनाइज कर दी, लेकिन वार्निंग देने का मौका पूरा मिलता उससे पहले ही वो मैंटिस बिजली की स्पीड से हमारी तरफ झपटा और उसकी शार्प ब्लेड जैसी टांग लगभग हमारी पीठ चीरने वाली थी। हम सब इंस्टेंटली अलग अलग दिशाओं में फैल गए। तभी छू जो की आंखों में एक कोल्ड फोकस दिखाई दिया और उसकी हथेली से निकला पानी अचानक स्नेक की तरह हवा में घूमता हुआ मैंटिस की तरफ बढ़ा। वो पानी बिल्कुल किसी इंटेलिजेंट स्पिरिट स्नेक जैसा मूव कर रहा था। सीधे अटैक करने के बजाय उसने मैंटिस की गार्ड बाईपास की और घर की दीवारों के सहारे घूमते हुए अचानक उसकी चेस्ट पर जोरदार हमला कर दिया। जायंट मैंटिस दर्द से चीख उठा और उसके दोनों ब्लेड लाइक पंजे पागलों की तरह हवा में वार करने लगे। उसी वक्त चेन यू ने तेजी से स्टैंस लिया और उसके शरीर से पीली रोशनी फूट पड़ी। अगले ही पल जमीन से एक मजबूत अर्थ वॉल निकलकर मैंटिस के सामने खड़ी हो गई और उसने उसके वायलेंट अटैक्स को रोक दिया। दूसरी तरफ मैंने अपनी मेंटल अटैक एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो क्रीचर अभी पूरी तरह अवेकेंड नहीं था, इसलिए मेरा अटैक उस पर असर ही नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ साइड सपोर्ट दे पा रहा था। आखिरकार लगातार अटैक्स के बाद शूजो के वाटर स्ट्राइक ने मैंटिस के पेट को पूरी तरह चीर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी शूजो उसे खत्म समझकर आगे बढ़ा और किक मारने वाला था कि मैंने तुरंत उसे रोक दिया, क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि वो मॉन्स्टर अभी पूरी तरह मरा नहीं है। मैंने तुरंत चेन यू को उसके पेट पर अर्थ वॉल से दोबारा अटैक करने को कहा। अगले ही पल जोरदार हमला हुआ और जायंट मैंटिस के शरीर से बदबूदार हरे रंग का लिक्विड बाहर फूट पड़ा। इस बार वो सच में मर चुका था, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा अजीब हालत शाओ युलियांग की थी। पूरे फाइट में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ साइड कैरेक्टर बनकर रह गया हो। चेन यू फ्रंट लाइन में लड़ रहा था, शूजो के अटैक सबसे पावरफुल थे और मैं सपोर्ट और स्ट्रेटेजी संभाल रहा था, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये हेल्पलेस फीलिंग उसे अंदर से तोड़ रही थी। धीरे धीरे वो भारी कदमों से हमारी तरफ आया और अचानक उसने फैसला कर लिया कि वो उस जायंट टोड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। उसकी बात सुनकर हम तीनों एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन उसकी आंखों में जो फ्रस्ट्रेशन और दर्द था वो साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने भाइयों को लड़ते हुए देखकर सिर्फ खड़ा नहीं रहना चाहता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद आगे जाकर उससे भी बेहतर कॉन्ट्रैक्ट टारगेट मिल जाए, लेकिन शाओ युलियांग अब अपना डिसीजन ले चुका था। उसके लिए सबसे पेनफुल चीज ये थी कि उसके अपने भाईजान जोखिम में डालकर लड़ रहे थे और वो सिर्फ हेल्पलेस होकर देख रहा था। आखिरकार मैंने भी उसकी बात मान ली और फैसला किया कि पहले उस जायंट टोड की सिचुएशन को करीब से देख लेते हैं, फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। हम अभी जायंट टोड की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी मेरे दिमाग में मौजूद इंफॉर्मेशन पैनल अचानक बदलने लगा। जायंट मैंटिस की पूरी इंफॉर्मेशन फिर से सामने आ गई। उसके स्टेटस में अब डेथ लिखा था, लेकिन नीचे एक नई लाइन दिखाई दी, रिमेनिंग वैल्यू। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया था। ये म्यूटेटेड बीस्ट्स मरने के बाद भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज छोड़ते हैं। बिना देर किए मैंने तुरंत अपना पिक एक्स वर्चुअल स्पेस से बाहर निकाला और जायंट मैंटिस की दोनों शार्प ब्लेड जैसी टांगे काटनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड्स में वो दोनों जायंट ब्लेड्स अलग हो गईं। उनका वजन इतना ज्यादा था कि एक ब्लेड ही करीब 50 कैटिस जितनी भारी थी। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया कि सिर्फ ये मटेरियल ही मेरे और शाओ युलियांग के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इसके बाद मैंने मैंटिस के पेट के अंदर हाथ डाला और वहां से पिंग पोंग बॉल जितना एक छोटा गोल्डन ऑर्ब निकाला। फिलहाल मुझे नहीं पता था कि उसका यूज क्या है, इसीलिए मैंने उसे भी सेफली वर्चुअल स्पेस में रख दिया। इसके बाद हम चारों आखिरकार उस जायंट टोड की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जितना आगे
बढ़ रहे थे, फॉग उतनी ही ज्यादा घनी होती जा रही थी। विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी थी कि कुछ मीटर्स आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से रास्ते में लगातार म्यूटेटेड इंसेक्ट्स और स्ट्रेंज क्रीचर्स हम पर अटैक करने निकल रहे थे। सिर्फ 600 मीटर की दूरी तय करने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया और फिर आखिरकार वो चीज हमारी आंखों के सामने आ ही गई। फॉग के अंदर छिपा हुआ वो जायंट मॉन्स्टर। दूर से उसका आकार जायंट मैंटिस जितना ही बड़ा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर बेहद रफ और भारी था, जैसे कोई चलता फिरता ट्रक हो। उसकी दोनों आंखें लगातार अजीब तरीके से इधर उधर घूम रही थी और उसकी लंबी जीभ बार बार बाहर निकलकर हवा में उड़ते फुटबॉल साइज मस्कीटोस को निगल रही थी। पूरा सीन इतना डिस्टर्बिंग था कि शूजो काफी देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने धीरे से पूछा कि क्या हम सच में उस मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो क्रीचर उसे एक ही बाइट में निगल सकता है। मैं भी उस जायंट टोड को देखकर अंदर से अनईजी महसूस कर रहा था। सिर्फ कुछ घंटों में ये क्रीचर्स दर्जनों गुना बड़े हो चुके थे। अगर इवोल्यूशन इसी स्पीड से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में इंसानों का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में 2 नई ह्यूमन कॉन्शियसनेस अपीयर हुई। इसका मतलब साफ था, हमारे अलावा भी अवेकेंड लोग इस फॉग के अंदर मौजूद थे। मैंने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई और तभी फॉग के बीच से 2 पुलिस ऑफिसर्स दिखाई दिए। दोनों पूरी अलर्ट कंडीशन में थे और शायद रास्ता ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। हमें देखते ही उन्होंने तुरंत वार्निंग दी कि ये जगह बेहद डेंजरस है और हमें तुरंत डॉर्मेट्री वापस लौट जाना चाहिए। जूजो तो उन्हें देखकर ऑलमोस्ट इमोशनल हो गया, जैसे फाइनली कोई रिस्पॉन्सिबल एडल्ट मिल गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने कैजुअली कह दिया कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि उस जायंट मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए। ये सुनते ही सीनियर पुलिस ऑफिसर का चेहरा गुस्से से भर गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इतने कैजुअली उस मॉन्स्टर से लड़ने की बात कर रहे हैं। उसने साफ कहा कि उस क्रीचर ने ऑलरेडी कई लोगों की जान ले ली है और ट्रेंड पुलिस फोर्स भी फिलहाल उसे सिर्फ लिमिट करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक हम लोग अभी तक आइवरी टावर वाली सेफ स्टूडेंट लाइफ से बाहर ही नहीं निकले थे, इसलिए सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हमने पूछा कि अगर वो लोग खुद उसे खत्म नहीं कर पा रहे तो किसी अवेकेंड पर्सन को क्यों नहीं भेजते, तब साथ खड़ी फीमेल ऑफिसर हल्का सा बिटर स्माइल देकर बोली कि अवेकेंड एबिलिटीज उतनी पावरफुल नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। अभी तक जिन लोगों ने एबिलिटीज गेन की हैं, उनकी बॉडीज बस थोड़ी स्ट्रॉन्गर हुई हैं। ऐसे हाई लेवल म्यूटेटेड बीस्ट के सामने वो लोग भी सिर्फ वॉकिंग फूड जैसे हैं। फिर उसने एक और शॉकिंग बात बताई, पूरे शहर में अवेकेंड लोगों की संख्या बेहद कम थी, क्योंकि एबिलिटीज सिर्फ उन्हीं लोगों में जागी थी जो सही बारिश में भीगे थे। यही वजह थी कि अब सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका था कि आखिर अवेकनिंग का रियल कंडीशन क्या था। क्या सिर्फ स्पेसिफिक बारिश में भीगना जरूरी था, या फिर किसी ने पहले से उस मिस्टीरियस रेन वाटर को कलेक्ट करके रखा था। फीमेल ऑफिसर ने हमारी क्यूरियोसिटी देखकर आखिरकार सारी रिसर्च डिटेल बतानी शुरू की। उसके मुताबिक सिर्फ बारिश का पानी कलेक्ट कर लेना इनफ नहीं था। तीसरी बारिश के दौरान बहुत से लोगों ने रेन वाटर स्टोर किया था, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद वो पानी बिल्कुल नॉर्मल वाटर बन गया। ना उसमें कोई स्पेशल एनर्जी बची और ना ही उसे पीने या उसमें नहाने से बॉडी में कोई बदलाव आता था। यानी अवेकनिंग के लिए सिर्फ रेन वाटर नहीं, बल्कि सीधे उस मोमेंट की बारिश में भीगना जरूरी था। फिर उसने रेनी सीजन वाली बात कंफर्म की। अभी तक की रिसर्च यही कह रही थी कि जो लोग जितनी देर तक सही बारिश में भीगे, उनकी एबिलिटीज उतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई। इतनी जानकारी देने के बाद दोनों ऑफिसर्स ने हमें फिर से वापस लौटने को कहा, क्योंकि उनके हिसाब से ये जगह अब स्टूडेंट्स के लिए नहीं रही थी। लेकिन तभी हुआ, लूडोमेट्री के बाकी तीनों लड़कों ने मेरी तरफ देखना शुरू किया। सब साइलेंटली मेरे फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। उसी समय मैंने फिर से जायंट टोड का इन्फॉर्मेशन पैनल चेक किया और जो दिखा उसने मेरी टेंशन और बढ़ा दी। वो मॉन्स्टर प्रमोशन के बिल्कुल एज पर पहुंच चुका था। अगर उसे थोड़ा और समय मिल गया तो शायद पूरा जांगदा यूनिवर्सिटी ही उसका हंटिंग ग्राउंड बन जाता। उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि प्रमोशन होने से पहले उसे खत्म करना ही पड़ेगा। वालवो और शूजो तुरंत अटैक के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन मैंने शूजो को हाथ पकड़कर रोक लिया, क्योंकि इस बार मैं पहले एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। ये कहकर मैंने अपने वर्चुअल स्पेस पीस एक लंबा प्रोब निकाला और बिना हेजिटेशन सीधे जायंट टोड की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे पीछे बाकी तीनों भाई भी तुरंत भागे, जबकि दोनों पुलिस ऑफिसर्स हमें देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इतनी टेरिफाइंग मॉन्स्टर के सामने इतनी स्पीड और कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मैं प्रोब हाथ में पकड़े जायंट टोड के बेहद करीब पहुंच चुका था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, नॉर्मल टोड्स यूजुअली डार्कनेस पसंद करते हैं और स्ट्रॉन्ग लाइट के सामने उनकी अडेप्टेबिलिटी कमजोर होती है। शायद यही वजह थी कि ये मॉन्स्टर अभी तक ज्यादा एक्टिव नहीं था। जैसे ही मुझे सही एंगल मिला, मैंने प्रोब सीधा उसकी आंख की तरफ घुसा दिया। अगले ही पल जायंट टोड अचानक 2 सेकंड्स के लिए पूरी तरह फ्रीज हो गया। ऐसा लगा जैसे एक्सपेरिमेंट सच में काम कर गया हो, लेकिन वो इफेक्ट ज्यादा देर टिक नहीं पाया। मॉन्स्टर ने तुरंत वायलेंट मूवमेंट शुरू कर दी। उसी वक्त शूजो मौका देखकर जायंट टोड के पेट के नीचे पहुंच गया। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि मॉन्स्टर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे उसके अटैक्स उसे बिल्कुल हार्मलेस लग रहे हो। शूजो को पहली बार
ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी मॉन्स्टर ने उसे कंप्लीटली इग्नोर करके इंसल्ट कर दिया हो। गुस्से में वो फिर से अटैक लॉन्च करने वाला था, लेकिन मैंने तुरंत उसे रोक दिया क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि जायंट टोड ने वाटर एबिलिटी अवेकन कर ली है, यानी चूजो की वाटर अटैक्स शायद उस पर ज्यादा असर नहीं करने वाली थी। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया क्योंकि इस बार अटैक मैं खुद करने वाला था। मैंने अपनी पूरी मेंटल पावर को एक पॉइंट पर फोकस किया और अगले ही पल वो ताकत किसी मीटियर की तरह सीधी जायंट टोड की आंख में जा घुसी। जैसे ही हमला लगा, पूरा इलाका उसकी दर्दनाक चीख से गूंज उठा। उसके शरीर से जहरीला लिक्विड बाहर फूटने लगा और जहां जहां वो लिक्विड घास पर गिरता, वहां की वीड्स कुछ ही सेकंड्स में गलकर खत्म हो जाती। मौका देखकर मैंने तुरंत प्रोब उठाया और दोबारा उसकी आंख पर जोरदार वार किया। उसी समय डॉर्मिटरी के बाकी तीनों लड़के भी अटैक में शामिल हो गए और फिर शुरू हुई एक डेंजरस गुरिल्ला बैटल। चारों तरफ फॉग, पॉइजन और केओस फैला हुआ था, लेकिन हम लगातार जायंट टोड को कमजोर करने में लगे थे। दूसरी तरफ दोनों पुलिस ऑफिसर्स ये सब देखकर पूरी तरह स्टंट रह गए थे। तभी एक जवान पुलिस ऑफिसर भागते हुए अपने कैप्टन के पास पहुंचा और शॉक में बताया कि जिस जायंट टोड ने पहले ही हजारों लोगों की जान ले ली थी, उसे कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। फीमेल ऑफिसर को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने हमारी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर साफ डिसबिलीफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन मॉन्स्टर्स को ट्रेन्ड फोर्सेस मुश्किल से रोक पा रही थी, उन्हें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे दबा रहे हैं। उधर हमारी फाइट लगातार चलती रही। करीब आधे घंटे की बैटल के बाद जायंट टोड का पूरा शरीर इंजरीज से भर चुका था। आखिरकार उसे एहसास हो गया कि अब वो जीत नहीं सकता, इसलिए उसने अचानक पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की। उसी वक्त चेनयी ने तेजी से उसके सामने अर्थ वॉल खड़ी कर दी, लेकिन जायंट टोड ने अपनी ताकतवर टांगों से जोरदार छलांग लगाई और उस बैरियर को ऑलमोस्ट इग्नोर करते हुए ऊपर निकल गया। लेकिन शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया कि अपनी ही जंप की वजह से वो सीधा सबसे ऊंची जगह से नीचे जा गिरा। अगले ही पल उसका विशाल शरीर जमीन पर जोरदार आवाज के साथ क्रैश हुआ। मौका देखकर हम चारों तुरंत उसकी तरफ दौड़े ताकि आखिरी अटैक कर सकें, लेकिन तभी जायंट टोड की सांसें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसकी बड़ी वाटरी आंखें अब पहले जैसी टेरिफाइंग नहीं लग रही थीं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मर्सी मांग रहा हो। लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी सिंपैथी नहीं थी। मैंने सीधे शाओ युलियांग की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो अब भी इस क्रिएचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। शाओ युलियांग कुछ देर तक उस जायंट मॉन्स्टर को देखता रहा। शायद वो सोच रहा था कि अगर वो चाहे तो अभी एक बेहद पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है, लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। उसके लिए ये क्रीचर सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि ऐसा बीस्ट था जिसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों का खून बहाया था। शाओ युलियांग ने साफ कहा कि ऐसा क्रीचर जिंदा रहने के लायक नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने बिना हेजिटेशन जायंट टोड को खत्म कर दिया। जैसे ही वो मरा, इंफॉर्मेशन पैनल फिर से एक्टिवेट हो गया। उसके स्टेटस में डेथ दिखा और नीचे कई वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स दिखाई दिए। पॉइजनस टोड स्किन, वाटर टॉक्सिन एसेंस, डबल प्लैटिनम मटेरियल बॉक्स और म्यूटेटेड बीस्ट फ्लैश। मैंने तुरंत पॉइजनस मटेरियल और प्लैटिनम बॉक्स कलेक्ट कर लिया, फिर पूरे जायंट टोड के मीट को अपने वर्चुअल स्पेस में स्टोर कर लिया। ये सीन देखकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स की आंखें और भी बड़ी हो गईं, क्योंकि उनके हिसाब से पूरी आर्मी में भी किसी के पास ऐसी स्पेस एबिलिटी नहीं थी। आखिरकार वो समझ चुके थे कि मैं सिर्फ कोई ऑर्डिनरी अवेकेंड स्टूडेंट नहीं हूँ। इसी वजह से ऑफिसर हु तुरंत हमारी तरफ आया और सीरियसली हमें आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देने लगा। उसके मुताबिक करंट अपोकलिप्स सिचुएशन में मिलिट्री प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे सेफ ऑप्शन था। सच कहें तो उसकी बात गलत भी नहीं थी। शेल्टर तक जाना भी था और आर्मी के साथ रहना सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा सकता था। लेकिन काफी सोचने के बाद हमने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आर्मी पावरफुल जरूर थी, लेकिन शायद वो हमारी तरह कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सही जगह नहीं थी। फिर भी ऑफिसर हु ने हार नहीं मानी। उसने एक नया प्रपोजल रखा। अगर हम अगले दिन शेल्टर तक जाते समय मास्टर जांग की एस्कॉर्ट मिशन में मदद करें तो बदले में वो हमें 4 असॉल्ट राइफल्स और 12 ग्रेनेड्स देगा। ये सुनते ही वेन्यान की नजर तुरंत हमारी तरफ घूम गई, क्योंकि अब फैसला सिर्फ सर्वाइवल का नहीं बल्कि आने वाली पूरी लड़ाई का था। हमने आखिरकार आर्मी ऑफिसर की डील मान ली, क्योंकि अगर रास्ते में कोई डेंजरस सिचुएशन आई तो हम वैसे भी चुप बैठने वाले नहीं थे। और सच कहें तो कौन सा लड़का असॉल्ट राइफल्स और ग्रेनेड्स जैसे वेपन्स का टेम्पटेशन आसानी से ठुकरा सकता है। इसलिए हम चारों ने बिना ज्यादा डिले किए उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सोल्जर्स के जाने के कुछ ही देर बाद मुझे एक अजीब चीज महसूस हुई। हम अभी 2 बड़े बैटल्स लड़कर आए थे, फिर भी शरीर में ना थकान थी ना कमजोरी। पहले तो मुझे लगा शायद एड्रेनालिन का इफेक्ट होगा, लेकिन जब मैंने बाकी तीनों से पूछा तो वो भी सडनली रियलाइज करने लगे कि उन्हें भी बिल्कुल टायर्ड फील नहीं हो रहा। तभी मैंने तुरंत अपने माइंड पैनल को चेक किया और वहां एक नई चीज दिखाई दी। अब पैनल में पावर नाम का एक एक्स्ट्रा स्टेटस था, जिसमें अभी भी आधी एनर्जी बाकी थी। उसी पल मेरे दिमाग में एक शॉकिंग थॉट आया। क्या ये पैनल हमारी बॉडी को लगातार रिचार्ज कर रहा था? लेकिन अगर ऐसा है तो जब ये पावर पूरी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? क्या हमारी एबिलिटीज भी अचानक गायब हो जाएंगी? मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ
कि मेरा पैनल किसी चीज के लिए बेहद ईगर हो रहा है, जैसे उसे किसी खास ऑब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो। बाकी तीनों की परमिशन लेने के बाद मैंने वो मिस्टीरियस आइटम पैनल के अंदर अब्सॉर्ब कर दिया और तुरंत पैनल फिर से चार्जिंग स्टेट में चला गया। इसके बाद हम कैंपस में दोबारा सर्च करने निकल पड़े क्योंकि हमें और गोल्ड शेल्स कलेक्ट करने थे। लेकिन काफी देर तक घूमने के बावजूद सिर्फ एक म्यूटेटेड माउस से ही एक शेल मिला। शू जो को ये बात काफी स्ट्रेंज लगी। उसके हिसाब से जियांगदा जैसे बड़े कैंपस में म्यूटेटेड बीस्ट्स की संख्या इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे जल्दी समझ आ गया कि जायंट मैंटिस शायद यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडेटर था और जब हमने उसे मार दिया तो बाकी इंटेलिजेंट म्यूटेटेड बीस्ट्स डर कर कैंपस के अंदर छिप गए होंगे या भाग गए होंगे। हम वापस डॉर्मेटरी लौट ही रहे थे कि अचानक हम चारों को एक साथ पीच ब्लॉसम जैसी खुशबू महसूस हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जून का महीना चल रहा था। ऐसे समय में पीच ब्लॉसम्स होना इम्पॉसिबल था। मुझे तुरंत डेंजर का एहसास हुआ। मैंने बिना देर किए ऑब्जर्वेशन मिरर एक्टिवेट किया और आसपास स्कैन करना शुरू कर दिया। लेकिन जो क्रीचर हमें ट्रैक कर रहा था उसका बिहेवियर बाकी म्यूटेटेड बीस्ट से अलग था। वो सीधे अटैक नहीं कर रहा था, उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा हो। हर बार जब मैं उसे क्लियरली देखने की कोशिश करता वो अगले ही पल गायब हो जाता। तभी मैंने धीरे से बाकी तीनों के कानों में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और हम चारों अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गए। जैसे ही वो मिस्टीरियस क्रीचर दोबारा सामने आया मैंने तुरंत उस पर मेंटल अटैक लॉन्च किया। उसी वक्त चेन यी और शूजो ने भी अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट कर दी। तीनों दिशाओं से प्रेशर पड़ते ही वो छोटा क्रीचर मजबूर होकर सिर्फ एक खाली जगह की तरफ भागा और वहीं श्याओ युलियांग अचानक हवा में छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। अगले ही पल वो क्रिएचर सीधा उसके हाथों में आ गिरा और तभी पहली बार हमने उसे साफ देखा। वो एक हथेली जितना छोटा ट्री स्पिरिट था, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल लगे थे और पूरा शरीर किसी मैजिकल आर्टिफैक्ट जैसा चमक रहा था। जब मैंने उसका इन्फॉर्मेशन पैनल देखा तो मेरी आंखें सच में फैल गईं। उसकी स्टैट्स बाकी क्रीचर्स से बिल्कुल अलग थी। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट, हर चीज बैलेंस थी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज उसकी नेचर एबिलिटीज थी, टेलीपोर्ट और लाइफ रिकवरी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये क्रिएचर कितना रेयर है। मैंने तुरंत एक्साइटेड होकर श्याओ युलियांग से कहा कि ये परफेक्ट सपोर्ट टाइप कंपेनियन है। हमारी टीम को अभी सबसे ज्यादा जरूरत एक हीलर की थी। श्याओ युलियांग ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए डिसीजन ले लिया। उसने मजाकिया अंदाज में उस छोटे ट्री स्पिरिट को अपने सामने रखकर कहा कि हाइड एंड सीक बहुत हो गया, अब उसके साथ घर चलना चाहिए। पहले तो वो लिटिल ट्री स्पिरिट डरकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मूवमेंट स्लो होने लगी। मैंने श्याओ युलियांग को हाथ खोलने के लिए कहा क्योंकि शायद वो क्रीचर अभी कॉशियस था। श्याओ युलियांग ने आंखें बंद की और कॉन्ट्रैक्ट स्पेस खोल दिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उस छोटे ट्री स्पिरिट के सामने एक नई दुनिया खुल गई हो। उसके अंदर माउंटेन्स, रिवर्स, ग्रासलैंड्स और प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ वर्ल्ड था। जैसे ही लिटिल ट्री स्पिरिट ने उस जगह की एनर्जी फील की, उसके लीव्स एक्साइटमेंट से कांपने लगे और फिर वो खुशी से सीधे उस स्पेस के अंदर कूद गया। अगले ही पल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ था कि हम सब कुछ सेकंड्स तक शॉक्ड खड़े रहे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद सबसे ज्यादा चेंज श्याओ युलियांग में दिखाई दिया। उसकी आंखों में फिर से कॉन्फिडेंस लौट आया था। भले ही उसे जायंट टोड जैसी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं मिली, लेकिन हीलिंग और सपोर्ट एबिलिटी टीम फाइट्स में कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थी। लेकिन मेरी अटेंशन एक और चीज पर अटक गई। सिर्फ एक दिन के अंदर हम चारों की बेसिक एट्रीब्यूट्स इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी, ये ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। मैंने तुरंत बाकी दोनों की इन्फॉर्मेशन भी चेक की और उनकी स्टैट्स भी काफी बढ़ चुकी थी। उसी वक्त मेरे दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। क्या म्यूटेटेड बीस्ट को मारने से हम स्ट्रॉन्गर हो रहे थे, या फिर इस पूरे कैंपस में फैली मिस्टीरियस फॉग हमारी ग्रोथ बढ़ा रही थी, या फिर बारिश की हिडन एनर्जी अभी भी हमारे बॉडीज के अंदर अब्सॉर्ब हो रही थी। सच कहूं तो अब तक मैं भी इन सब का सही आंसर नहीं समझ पा रहा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और हम चारों वापस डॉर्मेट्री लौट आए। तभी श्याओ युलियांग को महसूस हुआ कि लिटिल ट्री स्पिरिट बाहर आना चाहती है, इसलिए उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट स्पेस खोल दिया। जैसे ही वो छोटी ट्री स्पिरिट बाहर आई, चेन यी हंस पड़ा और मजाक में याद दिलाने लगा कि श्याओ युलियांग ने उससे हाइड एंड सीक खेलने का वादा किया था। लेकिन अगले ही पल उस लिटिल ट्री ने आसपास का माहौल देखा और उसके सारे लीव्स अजीब तरीके से नीचे झुक गए, जैसे वो साइलेंटली कंप्लेन कर रही हो कि यही वो बड़ा घर था जिसके बारे में श्याओ युलियांग बात कर रहा था। ये देखकर श्याओ युलियांग ऑकवर्ड हो गया और उसके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई, क्योंकि उसके दिमाग में ये छोटा डॉर्मेट्री नहीं बल्कि उसका असली घर था। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि अब कभी अपने फैमिली हाउस वापस जा पाएगा या नहीं। उसे अपने परिवार की चिंता भी सताने लगी थी। लेकिन लिटिल ट्री स्पिरिट सरप्राइजिंगली काफी सेंसिटिव थी। उसने जल्दी ही श्याओ युलियांग की फीलिंग्स नोटिस कर ली और अपने छोटे लीफ से धीरे से उसके सिर को टच किया, जैसे उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रही हो। माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया था, इसलिए मैंने बात बदलते हुए कहा कि अब उसे एक प्रॉपर नाम देना चाहिए। तभी वेन यन ने अचानक रियलाइज किया कि हम अभी तक ये भी नहीं जानते कि वो लिटिल ट्री स्पिरिट लड़का है या लड़की। श्याओ युलियांग खुद भी इस बात पर एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया। आखिरकार उसने धीरे से उस लिटिल ट्री से
कम्युनिकेट किया और कुछ सेकंड्स बाद उसे समझ आया कि फ्यूचर में वो फ्लावर्स ब्लूम करेगी, यानी वो फीमेल स्पिरिट थी। ये सुनकर बाकी तीनों तुरंत पीछे हट गए और बोले कि अब नाम रखने का अधिकार सिर्फ श्याओ युलियांग का है। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने उसका नाम लू होंग रखा और ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल ट्री स्पिरिट को ये नाम सच में पसंद आ गया हो। वो एक्साइटमेंट में इधर उधर कूदने लगी और पहली बार डॉर्मेट्री में अपोकलिप्स के बीच भी थोड़ी हंसी गूंज उठी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद डॉर्मेट्री की छत से एक अजीब आवाज आने लगी। अगले ही पल खिड़की के बाहर एक विशाल काला शैडो दिखाई दिया। मैंने तुरंत डेस्क पर रखा पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट उठाया और समय देखा, रात के 2:30 बज चुके थे। शू जो घबराकर पूछने लगा कि क्या मुझे पहले से कुछ पता था। मैं धीरे से खिड़की के पास गया और बाहर देखा। वहां कई जायंट बैट्स डॉर्मेट्री को चारों तरफ से घेर चुके थे। हर बैट का विंग स्पैन लगभग 2 मीटर था। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। शायद यही रीजन था कि अब तक रातें इतनी शांत थीं। सारे म्यूटेटेड बीस्ट चौथी बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि वो फिर से इवॉल्व होकर और स्ट्रॉन्गर बन सकें। लेकिन क्योंकि चौथी बारिश अभी तक नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने अब अपना टारगेट बदलकर डॉर्मेट्री में छिपे इंसानों को बना लिया था। तभी बाहर से स्टूडेंट्स की चीखें सुनाई देने लगी और पैनिक कुछ ही मिनट्स में पूरे डॉर्मेट्री एरिया में फैल गया। चेन ये स्टूडेंट्स की मदद की आवाज सुनकर बेचैन हो गया। वो तुरंत बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोका और कहा कि स्कूल में स्टेशन आर्म्ड पुलिस जल्द ही पहुंचने वाली होगी। उनके आने के बाद एक्शन लेना ज्यादा सेफ रहेगा। चेन यी को मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके लिए वो सिर्फ रैंडम लोग नहीं बल्कि हमारे अपने क्लासमेट्स थे। लेकिन मैंने उसे साफ कहा कि अपोकलिप्स में मौत अनअवॉइडेबल है और अगर हम हर सिचुएशन में ब्लाइंडली कूदेंगे तो खुद भी ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता था कि बाकी लोग हमें मुफ्त की ताकत समझने लगे। लगभग 15 मिनट बाद आर्म्ड पुलिस आखिरकार कैंपस में पहुंच गई और जायंट बैट्स के साथ उनकी फियर्स बैटल शुरू हो गई। उसी समय हम चारों भी डॉर्मेट्री से बाहर निकल पड़े। नीचे पहुंचते ही हमने कई इंजर्ड पुलिस ऑफिसर्स देखे। श्याओ युलियांग ने तुरंत लुओ होंग को समन किया और उसके हीलिंग एबिलिटीज से घायल ऑफिसर्स का इलाज शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम बाकी तीनों सीधे बैटल में कूद पड़े। तभी एक म्यूटेटेड बैट सीधा मेरी तरफ झपटा। मैंने तेजी से डॉज किया और तुरंत टैंग वांग की सोर्ड निकालकर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। कुछ ही वारों में वो बैट जमीन पर गिर गया, लेकिन जैसे ही वो उठकर भागने लगा, मैंने तुरंत फ्लैशलाइट उसकी आंखों पर चमका दी। अगले ही पल वो क्रीचर ऐसे गिर पड़ा जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि स्ट्रॉन्ग लाइट इन बैट्स की वीकनेस है। मैंने बिना समय वेस्ट किए उसे खत्म कर दिया और फिर अपने स्पेस से कई फ्लैशलाइट्स निकालकर बाकी तीनों को भी दे दी। कुछ ही देर में डॉर्मेट्री के बाहर मौजूद ज्यादातर म्यूटेटेड बैट्स खत्म हो चुके थे, लेकिन कई बैट्स पहले ही बिल्डिंग्स के अंदर घुस चुके थे। सिचुएशन को देखते हुए पुलिस ऑफिसर ने तुरंत सभी फोर्सेस को 4 टीम्स में डिवाइड कर दिया और हर टीम को अलग डॉर्मेट्री बिल्डिंग क्लियर करने भेज दिया। चेन यी पहली बिल्डिंग में गया, श्याओ युलियांग दूसरी में और शुजाओ तीसरी बिल्डिंग में, जबकि मैं चौथी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा क्योंकि अंदर कदम रखते ही मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वहां किसी और ही लेवल की डेंजरस प्रेजेंस छिपी हुई है। जैसे ही मैंने 6th फ्लोर के उस अबैंडन डॉर्मेट्री का दरवाजा खोला, मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना दौड़ गया। कमरे के अंदर एक ऐसा जायंट बैट खड़ा था जिसका साइज लगभग पूरे रूम जितना बड़ा था। उसकी विशाल विंग्स कमरे के अंदर पूरी तरह फैल भी नहीं पा रही थी। अंधेरे में उसकी आंखों से डीप रेड लाइट निकल रही थी और जब मैंने उसका इंफॉर्मेशन पैनल देखा तो मेरी सांसें सच में रुक गईं। उसका नाम था ब्लड बैट किंग, एक लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट। उसकी हर बेसिक एट्रीब्यूट हम चारों से कई गुना ज्यादा थी और सबसे डेंजरस थी उसकी सीक्रेट एबिलिटीज। ब्लड रिजेनरेशन, ब्लड सॉलिडिफिकेशन और ब्लड चार्म जैसी टेरिफाइंग पावर्स देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये अब तक का सबसे खतरनाक एनिमी था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी वीकनेस। प्रेगनेंसी पीरियड में उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती थी। मैं अभी उसका पूरा डेटा पढ़ ही रहा था कि अचानक ब्लड बैट किंग किसी बुलेट की तरह मेरी तरफ झपटा। मैंने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए पीछे हटकर खुद को डोर के बाहर फेंक दिया। अगले ही पल वो मॉन्स्टर डॉर्मेट्री तोड़ता हुआ कॉरिडोर के बाहर हवा में निकल आया। उसकी जायंट विंग्स अब पूरी तरह फैल चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कॉरिडोर किसी डार्क शैडो से ढक गया हो। मैंने तुरंत उस पर मेंटल अटैक लॉन्च किया। अगले ही पल ब्लड बैट किंग ऐसे चीखा जैसे किसी इनविजिबल सोर्ड ने उसके दिमाग को काट दिया हो। उसकी लंबी हॉरिफाइंग चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। उसी समय उसे रियलाइज हुआ कि उसका ब्लड सॉलिडिफिकेशन स्किल मेरे मेंटल अटैक्स पर काम नहीं कर रहा और यही बात उसे और ज्यादा वायलेंट बना गई। अगले ही पल उसने अपनी विंग्स जोर से फड़फड़ाई और रेड फ्लैश की तरह मेरी तरफ टूट पड़ा। मैं बस आखिरी सेकंड पर साइड में हट पाया। उसका अटैक सीधे वॉल में जा लगा और कंक्रीट में बड़ा होल बन गया। मैंने मौका देखकर दूसरा मेंटल अटैक कर दिया। इस बार उसकी चीख पहले से भी ज्यादा हॉरिफाइंग थी। कॉरिडोर में छिपे स्टूडेंट्स डर के मारे अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि ये मॉन्स्टर उनकी तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ब्लड बैट किंग की चीखें ऑलरेडी आसपास मौजूद बाकी ब्लड बैट्स को अट्रैक्ट कर चुकी थी। अगले ही पल पूरा आसमान जायंट बैट्स की मूवमेंट से भर गया। मुझे दूर से उनकी आवाजें साफ सुनाई देने लगी। अब मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे किसी
किसी भी हालत में इस बैट किंग को जल्दी खत्म करना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 2 मेंटल अटैक्स के बाद भी वो पूरी तरह नहीं गिरा था और मुझे पता था कि अगर मैं यही अटैक रिपीट करता रहा तो शायद कोई फायदा नहीं होगा। तभी मेरे दिमाग में एक रिस्की आइडिया आया। इस बार जब ब्लड बैट किंग फिर से मेरी तरफ झपटा तो मैं पीछे नहीं हटा। मैंने सीधे उसकी जीभ के पास नाइफ घुसाया और उसके माउथ के अंदर जायंट टोड का पॉइजन बैग फेंक दिया। लेकिन इस डेंजरस मूव की कीमत मुझे तुरंत चुकानी पड़ी। ब्लड बैट किंग के शार्प फैंक्स ने मेरे आर्म को बुरी तरह चीर दिया। अगले ही पल बर्निंग पेन पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मेरे पास दर्द महसूस करने का भी समय नहीं था। मैं बस एक तक उस मॉन्स्टर को देख रहा था, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि पॉइजन उस पर काम करेगा या नहीं। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक पॉइजन उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। उसका विशाल बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्विच करने लगा। उसकी टेरिफाइंग स्क्रीम्स धीरे धीरे कमजोर होने लगी और फिर अचानक पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। ब्लड बैट किंग आखिरकार मर चुका था। बैटल खत्म होते ही मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे एक साथ खत्म होने लगी। मेरे आर्म से लगातार रेड ब्लड बह रहा था और हर बर्निंग पेन मुझे याद दिला रही थी कि ये अपोकलिप्स कोई गेम नहीं है। लेकिन सिचुएशन अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल डजन्स ऑफ स्मॉल ब्लड बैट्स 6th फ्लोर को चारों तरफ से घेर चुके थे। पूरा कॉरिडोर उनके विंग्स की आवाज से भर गया था। मैंने तुरंत ब्लड बैट किंग की डेड बॉडी के पास पोजीशन ले ली। अगर ये बैट्स हमला करते तो मेरे पास आखिरी दम तक लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तभी कॉरिडोर के दूसरी तरफ से फुटस्टेप्स और फाइटिंग नॉइजेस सुनाई देने लगे। कुछ सेकंड्स बाद चैन यी, शूजो और श्याओ युलियांग वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीन देखा, तीनों कुछ पल के लिए शॉक में जम गए। उनके सामने जायंट ब्लड बैट किंग की डेड बॉडी पड़ी थी और मैं खुद खून से लथपथ वॉल के सहारे खड़ा था। श्याओ युलियांग बिना देर किए तुरंत लू होंग को समन करके मेरी ट्रीटमेंट शुरू करने लगा। दूसरी तरफ शूजो की आंखों में डेंजरस किलिंग इंटेंट साफ दिखाई दे रहा था। वो ऊपर उड़ते ब्लड बैट्स को देखकर लिटरली फटने वाला था। लेकिन सबसे ज्यादा पैनिक चेन यी के चेहरे पर था। उसने जमीन पर फैले मेरे खून को देखा, फिर टाइटली बंद डॉर्मेट्री डोर्स की तरफ नजर घुमाई और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि अपोकलिप्स में हम में से कोई भी कभी भी मर सकता है। असल में उन डॉर्मेट्रीज में छिपे स्टूडेंट्स पूरी तरह कमजोर नहीं थे। भले ही बहुत कम लोग पहली 2 बारिशों में भीगे थे, लेकिन ज्यादातर क्लासमेट्स तीसरी बारिश का इफेक्ट पा चुके थे और उनकी बॉडीज भी काफी स्ट्रेंथन हो चुकी थी। फिर भी जब असली डेंजर सामने आया तब कोई भी बाहर मदद करने नहीं निकला। उस मोमेंट पर चेन यी को आखिरकार मेरी पुरानी बात पूरी तरह समझ आ गई। मैं क्यों बार बार कहता था कि दूसरों को अपनी ताकत बहुत चीप नहीं दिखानी चाहिए। अगर लोग ये मान लें कि चाहे कुछ भी हो हम हमेशा उनकी जान बचाने आ जाएंगे, तो वो खुद कभी लड़ना नहीं सीखेंगे। उसी पल चेन यी ने अपने दिल में खुद से कहा कि अब अपोकैलिप्स में सिंपैथी और पिटी को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तभी एक पुलिस स्क्वाड भी वहां पहुंच गई और बाकी बचे छोटे ब्लड बैट्स को खत्म करने लगी। दूसरी तरफ मेरी नजर ब्लड बैट किंग की डेड बॉडी पर गई। उसके पास नॉर्मल लूट आइटम्स के अलावा 4 छोटे ब्लड बैट्स भी पड़े थे। शायद वो उसके बच्चे थे। मैं कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखता रहा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या करना चाहिए। उन्हें पालना चाहिए या अभी खत्म कर देना चाहिए। आखिरकार मैंने फिलहाल उन्हें ब्लड बैट किंग के रूम में ही छिपाकर छोड़ दिया और आज रात के बाकी लूट आइटम्स कलेक्ट करने लगा। तभी ऑफिसर हु मेरे पास आया। उसकी नजर लगातार उन मटेरियल्स पर थी जो मैं म्यूटेंट्स के बॉडीज से निकाल रहा था। आखिरकार उसने मुझसे पूछ ही लिया कि मैं इन क्रीचर्स के अंदर आखिर खोज क्या रहा हूँ। मैंने उसे क्रिस्टल और मटेरियल्स के बारे में बताया, लेकिन सच ये था कि मुझे खुद भी पूरी सर्टेनिटी नहीं थी। बस मेरी इंट्यूशन बार बार कह रही थी कि फ्यूचर में ये चीजें बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगी। मैंने ऑफिसर हु को सलाह दी कि मिलिट्री को भी आगे से ऐसे आइटम्स कलेक्ट करने चाहिए। ऑफिसर हु ने बात तो मान ली, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस जानकारी को लेकर काफी सस्पिशियस और सीरियस हो गया है। शायद वो इसे शेल्टर बेस तक रिपोर्ट करने वाला था। बैटलफील्ड सर्च खत्म होते होते आसमान हल्का सफेद होने लगा। हम चारों आखिरकार वापस डॉर्मेट्री लौट आए ताकि थोड़ी रेस्ट और रिकवरी कर सकें। तभी शाओ युलियांग ने अचानक मुझे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा और बताया कि तीसरे म्यूटेंट बैट को मारने के बाद से उसके दिमाग में एक वॉइस बार बार कह रही है कि उसकी स्ट्रेंथ अब आगे नहीं बढ़ रही। ये सुनते ही चेन यी और शूजो भी चौंक गए, क्योंकि उन्हें भी बिल्कुल यही फीलिंग आ रही थी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, इसलिए मैंने तुरंत तीनों का इंफॉर्मेशन पैनल चेक किया। तभी मुझे एक कॉमन पॉइंट दिखाई दिया। उन तीनों की सभी एट्रीब्यूट्स अभी भी 30 से नीचे थीं, जबकि मेरी कुछ स्टैट्स ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुकी थी। उसी पल मेरे दिमाग में एक नया थियरी बना। क्या लेवल 2 पर पहुंचने के लिए खुद से अकेले लेवल 2 म्यूटेंट को किल करना जरूरी था? लेकिन अगर ऐसा था तो वो कंडीशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसी थी। आखिरकार हमने डिसाइड किया कि फिलहाल इस सवाल को साइड में रखते हैं और बाद में मौका मिलने पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके बाद मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से डजन्स ऑफ क्रिस्टल्स बाहर निकाले। कुल 63 लेवल 1 क्रिस्टल्स और 1 लेवल 2 क्रिस्टल। मैं काफी देर से इन्हें लेकर क्यूरियस था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनका यूज सिर्फ पैनल चार्जिंग तक लिमिटेड नहीं हो सकता। मैंने बाकी तीनों से पूछा कि क्या उन्हें इन क्रिस्टल्स के बारे में कुछ फील हो रहा है। वेनयन, चेन यी और शाओ युलियांग तीनों कंफ्यूज थे। लेकिन तभी शूजो का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसने धीरे से कहा कि पहले उसे इन
क्रिस्टल से कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक आवाज बार बार कह रही है कि ये म्यूटेटेड क्रिस्टल उसके लिए यूजफुल है। उसकी बात सुनते ही मुझे तुरंत कनेक्शन समझ आ गया। यूजो की एबिलिटी वाटर एट्रीब्यूट से जुड़ी थी और जो लेवल 2 म्यूटेंट हमने मारा था उसकी पावर भी वाटर टॉक्सिन ड्यूअल एट्रीब्यूट थी, यानी शायद हर क्रिस्टल किसी स्पेसिफिक एबिलिटी टाइप से लिंक्ड होता था और उसी एट्रीब्यूट वाले पर्सन के लिए ज्यादा यूजफुल बनता था। इसी बात पर हम चारों साइलेंटली एक अग्रीमेंट पर पहुंच गए कि आगे से टीम को जो भी क्रिस्टल मिलेगा वो उसी मेंबर का होगा जिसकी एबिलिटीज उसे मैच करेंगी। धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी। बाकी डॉर्मेटरीज के स्टूडेंट्स भी अब मिलिट्री कॉन्वॉय के साथ शेल्टर जाने के लिए बाहर निकलने लगे थे, लेकिन हम चारों अभी जाने के मूड में नहीं थे क्योंकि शेल्टर पहुंचने से पहले हमारे पास एक और बेहद जरूरी काम था, स्कैवेंजिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही सप्लाईज जमा कर चुके थे और अब पैनिक में सब साथ नहीं ले जा पा रहे थे। ऐसे में मेरी स्पेशल एबिलिटी हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन गई। सिर्फ आधे घंटे की सर्चिंग में हमने 5 बैग्स फ्लावर, 7 बैग्स राइस, 2 बड़े अल्कोहल बैरल्स और ढेर सारी यूजफुल चीजें कलेक्ट कर ली। आखिरकार सामान इकट्ठा करने के बाद हम फिर उसी रूम में पहुंचे जहां पिछली रात ब्लड बैट किंग मिला था। मैंने शाओ युलियांग से पूछा कि क्या वो उन छोटे ब्लड बैट्स को अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स की तरह रेस करना चाहता है, लेकिन शाओ युलियांग ने उन्हें देखकर तुरंत सिर हिला दिया। शायद उसके लिए वो क्रीचर्स अभी भी सिर्फ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स थे, कंपेनियंस नहीं। शाओ युलियांग उन छोटे ब्लड बैट्स को देखते ही ऑकवर्ड हो गया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि हर बार उन्हें देखकर उसे अपने घायल हाथ की याद आ रही है। मैं उसकी फीलिंग्स तुरंत समझ गया। आखिरकार हमने डिसाइड किया कि फिलहाल उन वीक लिटिल बैट्स को पालने का कोई फायदा नहीं था। उन्हें रेज करने में रिसोर्सेज वेस्ट होते और अब भी अपोकलिप्स में हर रिसोर्स की वैल्यू जान से ज्यादा थी। ये सोचकर मैंने बिना हेजिटेशन नाइफ उठाया और उन छोटे ब्लड बैट्स को खत्म कर दिया। उसके बाद हम सीधे गैदरिंग पॉइंट की तरफ निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचते ही हमें कुछ अजीब लगा। हजारों लोग मौजूद थे, फिर भी डिपार्चर शुरू नहीं हुआ था। दूसरी तरफ ऑफिसर हु बार बार आगे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी इंपॉर्टेंट इंसान का इंतजार कर रहा हो। मौका देखकर हमने उससे प्रॉमिस्ड वेपन्स मांग लिए। ऑफिसर हु हमें देखकर मुस्कुराया और तुरंत अपने सबऑर्डिनेट्स को सिग्नल दिया, लेकिन जब वेपन्स हमारे हाथ में आए तो हम सच में शॉक्ड रह गए। उन्होंने हमें लेटेस्ट 20 शॉर्ट राइफल्स के साथ 20 गुना 23 एंटी टैंक मिसाइल्स तक दे दिए थे। ये देखकर साफ लग रहा था कि मिलिट्री अब सिचुएशन को ऑर्डिनरी डिजास्टर नहीं बल्कि फुल स्केल वॉर की तरह ट्रीट कर रही थी। वेपन्स लेने के बाद हम एक खाली कॉर्नर में टेस्टिंग के लिए गए। तभी शिवजो थोड़ा नर्वस होकर पूछने लगा कि अगर हम ऐसे साइड में टाइम वेस्ट करते रहे तो कहीं कन्वॉय हमें छोड़कर ना निकल जाए। लेकिन मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी क्योंकि जब ऑफिसर हु हमसे बात कर रहा था तब वो बार बार अपनी वॉच देख रहा था। तभी मुझे समझ आ गया था कि वो किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। मेरे हिसाब से या तो मिलिट्री का हाई रैंक अवेकेंड मेंबर आने वाला था या फिर शेल्टर बेस से कोई स्पेशल पर्सन, और अगर ऐसा था तो डिपार्चर अभी जल्दी शुरू नहीं होने वाला था। लेकिन एक चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। ऑफिसर हु का एक्सप्रेशन लगातार सीरियस होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बुरी खबर आने वाली हो। लगभग आधे घंटे बाद मुझे अचानक एक स्ट्रेंज स्पिरिचुअल प्रेशर फील हुआ। जब हम दोबारा ऑफिसर हु के पास पहुंचे तो उसके बगल में ब्लू शर्ट पहने एक आदमी खड़ा था। उसके आसपास की ओरा बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। उसी समय ऑफिसर हु ने सारे स्टूडेंट्स को गैदर करना शुरू किया, लेकिन जो अनाउंसमेंट उसने की उसने पूरे माहौल को हिला दिया। उसने बताया कि पिछली रात शेल्टर बेस के आसपास हजारों लोग म्यूटेटेड बीस्ट्स के अटैक में मारे जा चुके हैं। जो ट्रूप्स मेन रोड साफ करने भेजे गए थे वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और अब अगर कोई बेस तक जाना चाहता है तो उसे अपनी जान खुद बचानी होगी। अगर कोई म्यूटेटेड बीस्ट का सामना करने के लिए मेंटली तैयार नहीं है तो वो जांगदा में ही रुक सकता है। ये सुनते ही क्राउड में कियोस फैल गया। कई स्टूडेंट्स गुस्से में चिल्लाने लगे कि सोल्जर्स का काम सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है, फिर उन्हें खुद क्यों लड़ना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स डर के मारे वापस कैंपस की तरफ लौटने लगे, लेकिन ऑफिसर ह्यू के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया क्योंकि उसके लिए शायद ये ऑलरेडी एक सिलेक्शन प्रोसेस बन चुका था। आखिर 10,000 लोगों की भीड़ में अब मुश्किल से 2-3 हजार लोग ही बचे थे। बाकी या तो मर चुके थे या डर कर पीछे हट रहे थे। लेकिन मुझे ये देखकर हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे हिसाब से ये एपोकलिप्स के अंदर सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा मौका था। यूजो मेरी बात समझ नहीं पाया। उसके लिए बिना एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स का कैंपस में रुकना ज्यादा सेफ लग रहा था, लेकिन मैंने उसे साफ कहा कि अब दुनिया में कोई भी जगह सेफ नहीं बची। फर्क सिर्फ इतना था कि रास्ते में डेंजर सामने दिखता है जबकि कैंपस में डेंजर धीरे धीरे अंदर घुसता है। और जहां तक ऑफिसर हूं की बात थी, वो चाहे कुछ भी बोले, अगर कन्वॉय पर म्यूटेंट अटैक करता तो वो चुप नहीं बैठ सकता था। असल में उसका अनाउंसमेंट सिर्फ ब्रेव और स्मार्ट लोगों को अलग करने का तरीका था, लेकिन इसका एक और मतलब भी था। ग्लोबल सिचुएशन हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये सोचकर मैंने एक बार फिर ब्लू शर्ट वाले आदमी की तरफ देखा। उसके अंदर कुछ बेहद डेंजरस महसूस हो रहा था। मैंने अपनी ये फीलिंग तुरंत बाकी तीनों को भी बता दी। हालांकि शूजो और बाकी लोग थोड़े नर्वस हो गए, लेकिन मैंने जल्दी ही रियलाइज किया कि उस आदमी की एबिलिटीज शायद कूल डाउन में थी या फिर उनकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी, वरना वो इतना एग्जॉस्टेड दिखाई नहीं देता। इसका मतलब साफ था, रास्ते में हमें
हमें अभी भी मोस्टली खुद पर ही डिपेंड करना होगा। आखिरकार कॉन्वॉय ने मूव करना शुरू किया, लेकिन 2 घंटे लगातार चलने के बाद भी हम मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे बढ़ पाए। रास्ते में हर तरफ म्यूटेटेड बीस्ट्स दिखाई दे रहे थे। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि उनके लेवल्स ज्यादा हाई नहीं थे, इसलिए आर्म्ड पुलिस उन्हें संभाल ले रही थी। साथ ही आसपास के बहुत सारे सिविलियंस भी कन्वॉय में शामिल होने लगे थे और ऑफिसर हु उन्हें भी साथ लेता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक दूर से किलिंग साउंड सुनाई देने लगे। अगले ही पल पेड़ों के ऊपर से टाइगर जितनी बड़ी एक जायंट कैट छलांग लगाकर सामने आ गई। उसके पीछे जो मैसिव ऑरेंज कैट खड़ी थी वो बाकी सभी क्रीचर्स से अलग महसूस हो रही थी। उसकी मेटेलिक चमकती फर धूप में आग जैसी चमक रही थी। उसके मसल्स हर कदम के साथ वायलेंटली मूव कर रहे थे। जब मैंने उसका इंफॉर्मेशन पैनल देखा तो मेरे चेहरे का रंग बदल गया। वो एक लेवल 2 म्यूटेटेड बीस्ट थी। लकी फायर ऑरेंज उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टेमिना हॉरिफाइंग लेवल पर थी। उसके पास फायर बॉल, फ्लेम इंटरएक्शन और फ्लेम ब्रांच जैसी टेरिफाइंग फायर एबिलिटीज थी। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये थी कि उसके पैनल में कोई वीकनेस दिखाई ही नहीं दे रही थी। और ये पहली बार था जब हम किसी ऐसे म्यूटेंट बीस्ट के सामने खड़े थे जिसकी कोई साफ कमजोरी मौजूद नहीं थी।